नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 6 के लिए पाठ क्रमांक 7वां देखा था, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना इस कविता के जो कवि हैं वह है श्री साहिर लुधियानवी जी। पिछली तासिका में हमने क्या देखा, इसका पुनराध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो हम थोड़ा सा पुनराध्ययन करेंगे और फिर कविता की आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछली तासिका में हमने कविता का सार देखा था, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि साथी हाथ बढ़ाना कविता श्री साहिर लुधियानवी जी द्वारा रचित है। कवि ने संगठन की महत्ता पर बल दिया है। मनुष्य यदि मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाकर कार्य करे तो थकेगा नहीं। मिलकर काम करने से काम का जो बोझ है वह कम हो जाता है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी से बड़ी मुसीबत भी समाप्त हो जाती है। जब भी मेहनत करने वालों ने अपना कदम उठाया या उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया तो उनकी जो मुसीबतें हैं वह सारी मुसीबतें समाप्त हो गई और रास्ते स्वयं ही बनते चले गए। परिश्रम करने से मनुष्य भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। मनुष्य को परिश्रम करने से कतराना नहीं चाहिए। परिश्रम में ही आनंद प्राप्त करना चाहिए। कवि आगे चलकर यह भी बताते हैं कि अभी तक हम दूसरों के लिए काम करते थे, दूसरों के लिए मेहनत करते थे, परंतु अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो देश है उस देश के लिए कार्य करना चाहिए। संगठन में शक्ति होती है। मनुष्य को जो भी कार्य अकेले करने में कष्ट होता है वह मिलजुल कर करने में सरलता हो जाती है और मनुष्य का बोझ कम हो जाता है। सुख और दुख का समान रूप से मनुष्य साथ निभाता है। कठिनाइयों से घबराकर ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संगठन की शक्ति से एक एक कण भी बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि बूंद बूंद मिलाकर बड़ी नदी बन जाती है, राई पर्वत बन जाता है। मनुष्य को मिलजुल कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। परिश्रम से अपने भाग्य को मनुष्य स्वयं बना सकता है। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। यह हमने कविता का सार देखा था। इसके बाद हमने कविता की कुछ काव्यांश पंक्तियां देखी थी जो इस प्रकार से हैं। सबसे प्रथम हमने जो काव्यांश देखा था उसे पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए बच्चों, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पर उंगली रखकर आप ध्यान से देखिए और ही मन में पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। काव्यांश। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यह जो प्रस्तुत काव्यांश है उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वह इस प्रकार से थे। बोझ अर्थात भार, दूसरा हाथ बढ़ाना अर्थात सहायता करना, तीसरा कदम पैर, चौथा सागर समुद्र, पांचवा शीश सिर, छठा पौलादी मजबूत, सातवां चट्टान बड़ा भारी कठोर पत्थर। संदर्भ हमने यह देखा था कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित साथी हाथ बढ़ाना कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संगठन की शक्ति के महत्व को बताया है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को दर्शाया है। मनुष्य यदि मिलजुल कर कार्य करे तो कठिन से कठिन कार्य भी करने में सफलता प्राप्त कर सकता है।
जो काव्यांश है उसका अर्थ इस प्रकार से आता है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं इनमें कवि मनुष्य को मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि मनुष्य अकेले कार्य करेगा, बोझ उठाएगा, तो वह अकेला मनुष्य शीघ्र ही थक जाएगा। अतः हमें मिलकर दूसरों का हाथ बटाते हुए कार्य करना चाहिए। मिलजुल कर बोझ उठाने से बोझ सरलता से उठाया जा सकता है और हर कार्य सरलता से पूरा हो सकता है। जब भी परिश्रम करने वाले लोगों ने किसी भी कार्य के लिए मिलजुल कर कदम बढ़ाया, उसके सामने आने वाली बाधाएं हट गई। मिलकर कार्य करने वाले लोगों के लिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया, पर्वत ने भी शीश झुकाया। अर्थात एकजुट होकर कार्य करने वाले लोगों को कोई भी बाधा आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बाधाएं उनके सामने टिक नहीं सकती। परिश्रमी लोगों के सीने और हाथ फौलाद के समान मजबूत होते हैं। ये परिश्रमी लोग यदि चाहे तो चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। विशेष इन पंक्तियों में लय तथा संगीतात्मकता है। प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द जो है वह तुकांत शब्द है। सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह जो काव्यांश है इसमें क्या किया गया है? सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पिछली तासिका में हमने यहां तक देखा था, तो आज के इस तासिका में हम यह जो कविता है उसके आगे के काव्यांश देखेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ती हूं, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत काव्यांश में पुनः एक बार पढ़ती हूं, आप उसे गौर से सुनिए। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत काव्यांश जो है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों, जो इस प्रकार से है, जिन्हें आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करना है और उनके अर्थ वहीं पर लिख कर लेना है, जो बाद में आप आपकी कॉपी में लिख सको। ठीक है। कठिन शब्दार्थ। प्रथम, गैर। गैर अर्थात अपरिचित, जिन्हें न जानते हो। गैर अर्थात अपरिचित, जिन्हें न जानते हो। दूसरा, खातिर अर्थात के लिए। दूसरा, खातिर अर्थात के लिए। तीसरा, मंजिल अर्थात लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय। तीसरा, मंजिल अर्थात लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय। चौथा, नेक अर्थात भला। नेक अर्थात भला। बच्चों, यह जो कठिन शब्द है और उनके जो अर्थ है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। कठिन शब्दार्थ। प्रथम, गैर अर्थात अपरिचित, जिन्हें न जानते हो। दूसरा, खातिर अर्थात के लिए। तीसरा, मंजिल अर्थात लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय। चौथा, नेक अर्थात भला। प्रस्तुत काव्यांश जो है या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने परिश्रम करने वाले अपने साथियों को प्रोत्साहित किया है और अपने इन साथियों को मिलकर कार्य करने के लिए, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा है।
यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या किया है कि जो परिश्रम करने वाले जो लोग हैं या मेहनत करने वाले जो मनुष्य हैं, उन्हें क्या कहा है कि आप अकेले मेहनत मत करो, आप अकेले परिश्रम मत करो, आप क्या करो कि आपके जो साथी हैं, इन साथियों को आप क्या कीजिए, मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उन्होंने क्या किया है कि प्रस्तुत यह जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने परिश्रम करने वाले अपने जो साथी है, यानी कि उनके साथ परिश्रम करने वाले जो लोग हैं, उन्हें उन्होंने क्या किया है, प्रोत्साहित किया है, उत्तेजित किया है, प्रेरणा दी है और अपने इन साथियों को मिलकर कार्य करने के लिए कहा है। उनके साथ जो अन्य उनके साथी हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके साथ कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको मिलजुल कर कार्य करने के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए उन्होंने क्या किया है, प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया है कि वह मिलजुल कर कार्य करें और उनका जो लक्ष्य है, उनका जो ध्येय है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो ध्येय है या जो उनका निर्धारित किया हुआ जो उद्देश्य है, उसकी ओर बढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। उन्होंने अर्थात कवि ने कहा है इन प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने साथियों से कहता है कि परिश्रम करने से डरना नहीं चाहिए। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वह अपने साथियों से क्या कहता है कि मेहनत करने से, परिश्रम करने से हमें डरना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य हो, उस कार्य को हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। परिश्रम करना अपने भाग्य में लिखा है, इसीलिए परिश्रम से क्या डरना। अब देखिए, कवि श्री साहिर लुधियानवी जी जो है वह कहते हैं कि मेहनत करना, परिश्रम करना, यह क्या है, हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे नसीब में लिखा है कि हमें मेहनत करनी ही है। मेहनत करेंगे तभी हम उसका फल प्राप्त करेंगे। आज हम कष्ट करेंगे तो कल हम सुख के दिन पाएंगे। तो इसीलिए हमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भाग्य में लिखा है, वह हमारे नसीब में लिखा है। और इसीलिए परिश्रम से क्या डरना, तो हमें इसलिए परिश्रम करने से या मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। अभी तक हमने दूसरे के लिए कार्य किया है। अब तक हमने क्या किया है, जो दूसरे लोग हैं या दूसरे अन्य लोग जो हैं, जैसे कि हमारे परिवारजन हैं, हमारे स्नेही हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इन सब के लिए अब तक हमने क्या किया है, कार्य किया है। हर किसी ना किसी के लिए हमने कुछ ना कुछ कार्य किया है। परंतु कवि हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, उसकी प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। देखिए कितने सुंदर विचार है कवि के, कि आज तक हमने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ किया जो हमारे संपर्क में है, जो अपना है, परंतु अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो देश है, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम सभी जो साथ में कार्य करते रहें, देश की विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए या देश की प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को साथ में आकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। सबको एकत्रित होकर, यानी कि संगठित होकर, संगठन यह काफी जरूरी है, तो सबको संगठित होकर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और संगठित होकर कार्य किसके लिए करना चाहिए, अब हमें हमारा जो प्रिय भारत देश है, उस प्रिय भारत देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा कवि हमें इस कविता के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। कवि आगे चलकर यह कहते हैं कि सुख और दुख के साथी हैं, सुख और दुख के साथी हैं। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि जीवन में दुख होता है तो दुख समाप्त होने के बाद सुख आते हैं, सुख की आशा की किरण हमारे जीवन में आती है। तो यह जो चढ़ाव और उतार है सुख दुख के, यह निरंतर हमारे जीवन में चलते रहते हैं। तो कवि हमें बताते हैं कि हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के सुख में शामिल होते हैं, और कोई दुख में है तो उसको
छोड़कर चले जाते हैं या उसका साथ हम छोड़ देते, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सब एक दूसरे के सुख में जितना शामिल होते हैं उतना ही दुख में भी उसका साथ देते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वह लक्ष्य क्या है कि सत्य जो है उस सत्य को प्राप्त करना है, सत्य तक पहुंचना है, यह हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, उद्देश्य है। और उस ध्येय को प्राप्त करने का हमारा मार्ग भी क्या है, भला है, यानी कि अच्छा है। हमें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, यानी कि मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तो हम देश की प्रगति कर पाएंगे, देश की उन्नति कर पाएंगे नहीं। परंतु अगर सारे हम सब लोग एकत्रित आ जाए और एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को मदद करें, तभी यह बात संभव है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष, अब यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें कवि ने देश की उन्नति के लिए सहयोग भावना के साथ कार्य करने पर काफी बल दिया है। यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या किया है कि यह बताया है कि देश की उन्नति करनी जरूरी है, और देश की उन्नति होने के लिए, देश की प्रगति होने के लिए या हमारे देश का विकास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सहयोग भावना जो है, इस सहयोग भावना के साथ हमें क्या करना चाहिए, कार्य करने पर बल देना चाहिए। सिर्फ हम सोचते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है और देश का विकास करना है, तो ऐसा सिर्फ सोचने से देश का विकास होगा क्या? नहीं, इसके लिए हमें मेहनत भी करनी है, देश की प्रगति करने के लिए हमें कार्य भी करना है। तो कवि यह बताता है कि यह जो देश है, यानी कि हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, सहयोग की भावना के साथ। सिर्फ सहयोग की भावना होना जरूरी नहीं है, तो उस सहयोग की भावना के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, कार्य करने पर बल देना चाहिए। कार्य करने पर हमें क्या करना चाहिए, अधिक जोर देना चाहिए। कहीं कहीं उर्दू शब्दों का सहजता पूर्वक प्रयोग किया है। यह जो प्रस्तुत काव्यांश है इसमें कुछ उर्दू शब्द भी आए हैं, तो यह जो उर्दू शब्द है, इन उर्दू शब्दों का सहजता पूर्वक इन्होंने क्या किया है, इन काव्यांश पंक्तियों में या इन पंक्तियों में प्रयोग किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ उर्दू शब्द आए हैं, वह इस प्रकार है, खातिर, गैर, मंजिल आदि। आगे की जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह हम देखेंगे बच्चों। पहले मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए आप सब लोग। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत जो काव्यांश है जो मैंने अभी पढ़े हैं वह पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना,
साथ ही हाथ बढ़ाना। कितनी सुंदर काव्यांश पंक्तियां है, देखिए। यह जो काव्यांश पंक्तियां हैं इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं बच्चों, जो कि इस प्रकार से हैं, जिन्हें आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करना है और उनके अर्थ लिख के लेना है। लिख लीजिए कठिन शब्दार्थ। प्रथम है दरिया, दरिया अर्थात नदी, दरिया अर्थात नदी। दूसरा है जर्रा अर्थात धूल का कण, दूसरा है जर्रा अर्थात धूल का कण। तीसरा है किस्मत अर्थात भाग्य, तीसरा है किस्मत अर्थात भाग्य। पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। प्रथम है दरिया नदी, दूसरा है जर्रा अर्थात धूल का कण, तीसरा है किस्मत अर्थात भाग्य। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संगठन के महत्व को बताया है। अब देखिए, मैंने अभी जो काव्यांश पढ़ा, इस काव्यांश में कवि श्री साहिर लुधियानवी जी जो है, इन्होंने क्या किया है कि संगठन के महत्व को बताया है, यानी कि एकत्रित आने का जो महत्व है, उस महत्व को उन्होंने क्या किया है, इन प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। प्रस्तुत यह जो काव्यांश मैंने पढ़ा है, इस काव्यांश के द्वारा कवि श्री साहिर लुधियानवी जी जो है वह कहते हैं कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठन यानी कि एकत्रित होना। जैसे कि मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी किसान की, किसान और 4 उसके जो पुत्र होते हैं उनकी कहानी बताई थी कि अकेले होने से हम कुछ नहीं कर पाते, परंतु अगर हम साथ में होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, अगर हम साथ में होंगे तो सामने वाले को भी हम झुका सकते हैं, परंतु अकेले हम यह कार्य नहीं कर सकते। तो यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, यानी कि अकेले कार्य करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम सब लोग एकत्रित आ जाए, हम सब मिलजुल कर कार्य करें। और जब हम एकत्रित आकर कार्य करेंगे तो तब जो हमारी शक्ति होगी, तब जो हमारी ताकत होगी, वह सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी शक्ति हमारी होगी, क्योंकि उस वक्त हम सब लोग एकत्रित हैं, हम सब लोग साथ में हैं, हम अकेले नहीं हैं। एक एक बूंद एकत्रित होकर नदी का रूप ले सकती है। तो देखिए, कवि जो है वह क्या कह रहे हैं कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, परंतु यह समझाने के लिए कवि ने काफी सुंदर उदाहरण यहां पर दिए हैं। बहुत ही सरलता से कवि ने हमें यह बताया है कि संगठन का महत्व कितना बढ़िया है हमारी जिंदगी में। तो कवि उदाहरण देते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, पानी की जो एक बूंद होती है उसका उदाहरण लिया है। तो कवि यहां कहते हैं कि एक एक बूंद जब एकत्रित होती है, जैसे कि एक अगर पानी की बूंद लेते हैं तो उससे हमारी प्यास भी नहीं बुझती है। सही बात है ना, जब हम ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं तब हमारी प्यास बुझती है, परंतु यह जो जल होता है, जल की जो एक बूंद होती है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं होती। अगर वही एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो वह वहीं पे समाप्त हो जाती है। परंतु कवि यहां बताते हैं कि एक एक बूंद जब एकत्रित होती है तो एक एक बूंद एकत्रित होकर वह क्या करती है, नदी का विशाल रूप धारण कर सकती है। एक बूंद है तो उसका महत्व कुछ भी नहीं है, परंतु जब बूंद बूंद एकत्रित होती है तो उसका स्वरूप किस में बदल जाता है, नदी में बदल जाता है। यानी कि एक एक बूंद एकत्रित होकर क्या हो जाती है, आगे चलकर वह नदी का रूप ले सकती है। वह क्या कर सकती है, नदी का रूप ले सकती है। जैसे कि जल की एक बूंद है, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती है, परंतु एक प्याला अगर पानी हम पी लेते हैं तो उससे हमारी प्यास बुझ जाती है।
सही बात है ना। तो उसी प्रकार कवि ने यहाँ बताया है कि एक एक बूंद एकत्रित होकर नदी का विशाल रूप वह ले सकती है, नदी के रूप में वह बूंदें बदल सकती हैं। आगे चलकर कवि श्री साहिर लुधियानवी जी जो है वह कहते हैं कि जो धूल है उस धूल का एक एक कण एकत्रित होकर मरुस्थल का भी रूप ले सकता है। देखिए कवि ने कैसे कहा है कि एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, यानी कि धूल का अगर एक एक कण भी एकत्रित आ जाता है तो उससे क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। या वह धूल के एक एक कण जब एकत्रित आएंगे तो उसका परिवर्तन या उसका रूप क्या हो सकता है, आगे बढ़कर या आगे चलकर मरुस्थल में वह परिवर्तित हो सकता है। तो कवि देखो उन्होंने क्या कहा है, एकत्रित होना कितना जरूरी है। धूल का एक कण अगर हम देखते हैं तो उसको हम कुछ महत्व नहीं देते हैं या उसकी ओर हम देखते भी नहीं हैं, परंतु जब वही धूल के एक एक कण जब एकत्रित होते हैं और उनके एकत्रित होने के बाद वहां पर जो मरुस्थल का निर्माण होता है या जो मरुस्थल का रूप ले लेते हैं वही धूल के कण, तो उसे हम देखते हैं, उसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। तो कवि यहाँ कहता है कि जैसे कि जल की बूंदें एकत्रित होकर नदी का रूप ले लेती है, ठीक उसी प्रकार धूल का एक एक कण एकत्रित होकर मरुस्थल का रूप ले लेता है। एक एक राई का दाना भी एकत्रित होकर पहाड़ का आकार लेता है। अब कवि देखिए अगला उदाहरण कवि ने क्या दिया है। कवि कहते हैं कि एक एक राई का दाना भी जो होता है वह अगर एकत्रित हो जाए तो वह एकत्रित होकर क्या करता है कि पहाड़ का आकार ले लेता है। पहाड़ कितने बड़े होते हैं ना, विशाल स्वरूप में होते हैं। तो यह राई का दाना एकत्रित अगर एक एक राई का दाना अगर एकत्रित हो जाए तो वह भी क्या कर सकता है, पहाड़ का आकार ले लेता है। तो कवि यहां बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य भी मिलजुल कर अगर कार्य करे तो अपने भाग्य को वश में कर सकते हैं। तो कवि क्या कहता है कि अगर यह जो पानी की बूंदें हैं उनसे नदी का रूप ग्रहण किया जा सकता है या उनसे नदी का रूप ले सकती है यह पानी की बूंदें। धूल का जो कण है वह अगर एकत्रित हो जाए तो मरुस्थल का रूप ले लेता है। राई का दाना भी एकत्रित आ जाए तो वह क्या कर सकते हैं, पहाड़ का आकार ले सकते हैं या लेते हैं। तो मनुष्य अगर एकत्रित आ जाए या सारे मनुष्य इकट्ठा होकर संगठित होकर मिलकर अगर कार्य करें तो अपने भाग्य को भी वह क्या कर सकते हैं, अपने किस्मत को भी वह क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। यानी कि हमारी किस्मत हम अपने हाथों से लिख सकते हैं। और कब ऐसा मुमकिन है, कब ऐसा मुमकिन है, यह तब मुमकिन है कि जब हम सब लोग एकत्रित आकर मिलकर कार्य करेंगे। जब तक हम एकत्रित आकर मिलकर कार्य नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है। तो कवि ने यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि इसी प्रकार अगर मनुष्य भी मिलजुल कर कार्य करे, संगठित होकर कार्य करे, तो अपना जो नसीब है, अपनी जो किस्मत है या अपना जो भाग्य है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अपने वश में कर सकते हैं। मनुष्य को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, आपसी सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। यानी कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे स्नेही हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनकी मदद लेकर उनका सहयोग कर हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अर्थात कवि यहाँ यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। विशेष कवि ने बताया है कि एकत्रित होकर छोटी वस्तुएं भी बड़ी आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। कवि ने यहाँ क्या बताया है कि एकत्रित होकर यानी कि संगठित होकर छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं वह भी क्या कर सकती है, बड़े आकार में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि बड़े आकार में उनका बदलाव हो सकता है, उनका रूप बदल सकता है जब छोटी छोटी वस्तुएं एकत्रित आती है। तो जैसे कि जल की बूंदें हैं, राई के कण हैं, धूल के कण हैं, जो उदाहरण हमने अभी अभी देखे हैं ना, वही।
तो कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि एकत्रित होकर छोटी वस्तुएं भी जो है वह क्या करती है, बड़े आकार में परिवर्तित हो जाती है या उनका आकार बड़ी मात्रा में हो सकता है। यह जो प्रस्तुत काव्यांश है, इन प्रस्तुत काव्यांशों में उर्दू शब्दों का भी सहजतापूर्वक प्रयोग किया गया है, जैसे कि कतरा, जर्रा आदि। साथी हाथ बढ़ाना। यह कविता आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद एवं शुभ दिन।